आगे चलते हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ये बता रहे थे कि राइटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन बैलेंस्ड इक्वेशन इज गिवन। तो अभी हम लोगों ने एक निकाला था, हाइड्रोजन को आयोडीन से करते हैं तो ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। फिर उसका रिएक्शन को लिखा था कि वह चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड, हाइड्रोजन का भी, और ऐसे ही चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आयोडीन के साथ। फिर 1/2 लिखा था हम लोगों ने उधर प्रोडक्ट के साइड में, 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड अपॉन चेंज इन टाइम, ये लिखा था। एक दो रिएक्शन और लिख लेते हैं। ये एक तरीका है लिखने का कि जब भी कभी इक्वेशन दिया रहेगा रिएक्शन का और रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है तो जो कोफिशिएंट होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसका कैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। ऐसा तो लिखना सभी का उसी तरह से है, पर एक दो कर लेते हैं। ठीक है, एक ये दूसरा इक्वेशन दे रखा हमें रिएक्शन के लिए। वैसे तो कोई भी रिएक्शन दिया होगा तो लिखने का तरीका वही है, लेकिन ये एक रिएक्शन दे रखा बुक में, तो इसे भी दिखा देते हैं। माइन है, ये बेरियम ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, ये बेरियम मॉलिक्यूल बन जाता है, वाटर बन जाता है उधर। और अब इसके बाद बताना है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे। ठीक है, राइटिंग रेट ऑफ रिएक्शन, राइटिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे ये करने जा रहे हैं इसका। ठीक है, क्या बताया कि जैसे ये रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड में है तो रिएक्टेंट साइड में नेगेटिव साइन से लिखते हैं। ये कोफिशिएंट है तो इसको लिखेंगे 1/5 डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है ना, इसको बराबर करेंगे, ये माइनस का साइन ले लिया क्योंकि रिएक्टेंट है, फिर ये भी रिएक्टेंट के साइड में है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी। ठीक है ना, ये भी रिएक्टेंट का है तो चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का माइनस में दिखाते हैं। इस तरह से फिर ये -1/6 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक, ये तो हमारा रिएक्टेंट के साइड है तो ये माइनस में लिख दिया। अब ये प्रोडक्ट के साइड से है तो जो प्रोडक्ट के साइड से होगा इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ये 1/3, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम डेल्टा टी, फिर ये भी 1/3 हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डेल्टा टी। ठीक है ना, ये दे रखा है। तो क्या समझ में आएगी, कोई भी हमें एक इक्वेशन दिया रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्टेंट के साइड से लिखे तो माइनस लगा देते हैं, कोफिशिएंट को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर प्रोडक्ट में है तो प्लस में रहता है और कोफिशिएंट को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दे रखा हमारा रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका, कोई भी इक्वेशन होता है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक करते हैं। अगला जो हेडिंग दे रखा है, अगला जो टॉपिक दे रखा वो है फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन तो जानते ही हैं, कौन कौन से पैरामीटर है जो इसको इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे पहले दे रखा है कंसंट्रेशन, सबसे पहले दे रखा है कंसंट्रेशन, कर दिए, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करेगा वो है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या बताया कि जब भी कभी रिएक्टेंट जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं और जितना भी उसका स्पीड है
अगर हम लोग कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है उससे, ठीक है। क्योंकि क्या देखा गया है कि इनिशियली, अभी हम लोगों ने ग्राफ में डिस्कस किया था कि इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होते हैं, इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होते हैं, फिर लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होते जाता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होने लगता है। रिएक्टेंट के साइड से भी देखते हैं और स्लो होने लगता है, और प्रोडक्ट के साइड में भी देखा कि उसका स्लो होने लगता है। इनिशियली क्यों रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, ठीक है। बताते कि जितने भी हम लोग कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, जितने भी मॉलिक्यूल्स लेंगे, जब एक एटम दूसरे एटम से या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जब रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के लिए उनके पास बेसिक रिक्वायरमेंट पूरे होने चाहिए। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है? एक, सबसे पहले तो उनके पास इतना एनर्जी हो कि वो रिएक्ट कर जाए, ठीक है ना, इतना एनर्जी हो कि रिएक्ट कर जाए। उस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक टर्म है जो यहाँ पे अभी तो नहीं है लेकिन हम ऐसे बता रहे हैं आपको, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर इतना एनर्जी हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो, तो वो आसानी से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेता है। लेकिन अगर उसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगा तो वो एलिमेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसकी इतना एनर्जी नहीं है जितना कि रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिससे किसी भी एलिमेंट का, एटम का रिएक्शन एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का रिएक्ट करना और प्रोडक्ट बनना डिपेंड्स करता है, ठीक है। उसमें से एक रिक्वायरमेंट है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, और सबसे बेसिक है। इसके अलावा और भी है, जैसे हमने बताया था टेम्परेचर है। थ्रेशोल्ड एनर्जी जिसके पास कम होता है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं बाहर से अगर एनर्जी मिल जाए तो वो उसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी बन जाता है और फिर वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेता है। तो बहुत सारे जैसे रिएक्शंस होते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इंडोथर्मिक का क्या मतलब हुआ कि वो एनर्जी की कमी है, उतना एनर्जी अगर मिल जाए तो वो रिएक्ट करके वो प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्या बताया कि अगर सिर्फ कंसंट्रेशन को देखा जाए तो जितने मॉलिक्यूल हम लोग लिए, यानी जितना हमने कंसंट्रेशन लिया है उसमें से कुछ मॉलिक्यूल तो ऐसे होंगे जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है, वो सारे मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे। चूँकि बहुत सारों के पास है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है और दोनों ए एंड बी है या रिएक्टेंट 1 रिएक्टेंट 2 है, वो सभी चाहेंगे जल्दी जल्दी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएं। वो सभी चाहेंगे जल्दी जल्दी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएं क्योंकि उनके पास सारे बेसिक रिक्वायरमेंट पूरे हैं, ठीक है ना। कितनी बात समझ में? तो क्या होता है कि वो चाहते हैं कि जल्दी से रिएक्ट करके, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब जल्दी जल्दी रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने लगेंगे तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होने लगेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। अब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं उनमें से कुछ ही मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है और कुछ तो ऐसे होंगे जिनके पास उतना एनर्जी है ही नहीं कि वो रिएक्ट करें। अब जो बचे हुए वही तो रिएक्ट करेंगे, तो वो रिएक्ट करना शुरू करेंगे, थोड़ी देर में उसमें से भी कुछ प्रोडक्ट में चले जाएंगे, तो अब बचे हुए बहुत थोड़े से होंगे। तो क्या हुआ कि इनिशियली जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी या बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होता है, तो आराम से वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेते हैं। और शुरू में जल्दी जल्दी करते हैं, बाद में उनका नंबर कम होने लगता है, तो फिर आसानी से हल्के हल्के रिएक्शन स्लो हो जाता है। रिएक्ट करके प्रोडक्ट तो बनाता है पर स्लो हो जाता है। कितनी बात समझ में आई? ये ऐसे ही है जैसे क्या होता है कि मान लो एक फिल्म सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे हैं, ठीक है ना, और फिल्म छूटी तो जाहिर है बड़ा गेट खोल देते हैं, देखा होगा कभी, बड़े गेट खोल देंगे तो सबको घर जाना है तो सब तेज़ी से निकलते हैं, जल्दी 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 निकलते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें कुछ बच्चे भी होते हैं, कुछ फैमिली वाले भी होते हैं, तो वो आराम से खड़े रहते हैं। जब पूरे धक्का मुक्की करने वाले निकल जाते हैं तो अब वो आराम से एक फैमिली अपने बच्चों को लेकर निकल रहे, उसके पीछे निकल रहे, उसके पीछे निकल रहे, अभी भी निकल रहे, टाइम हो गया, काफ़ी देर हो गया लेकिन अभी भी निकल रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे बाहर ही जाना है,
ठीक है। और बचे हुए जो लोग हैं वो अपना आराम आराम से निकल रहे हैं, लेकिन शुरू में भी बाहर जा रहे थे, मगर वो बहुत तेज़ी से, बहुत सारे लोग चाहते मैं पहले मैं पहले मैं पहले, तो उस चक्कर में बहुत सारे लोग एक साथ निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम लोग, जिनके पास एनर्जी इतना होता है कि वो रिएक्ट कर सकते हैं, तो आसानी से वो रिएक्ट करने लगते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है ना पहले फुर्सत में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, और फिर बाद में जो बचे होते वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन वो नंबर कम होते हैं तो वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है, चाहे वो रिएक्टेंट के साइड से हो या फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के साइड से हो। प्रोडक्ट भी उतना ही बनेगा, जितना रिएक्टेंट होगा उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। ये तो हुआ हमारा इनिशियल में जो हम लोग कंसंट्रेशन लिया था। कितने कीड़े हो गए, सब बालों में फंस रहे, एक तो बाल नहीं है, ऊपर से ऊपर परेशान कर रखा है इन लोगों ने। ठीक है, अब ये तो था हमने पहले लॉट में हम लोगों ने जितना लिया था कंसंट्रेशन, वो वाले रिएक्शन हम बता रहे थे। अब हमने थोड़ा सा और कंसंट्रेशन, थोड़ी देर के बाद जब रिएक्शन स्लो होने लगा, इसका मतलब जो रिएक्टिंग एलिमेंट्स है वो कम हो गए। अब हमने थोड़ा सा और कंसंट्रेशन ले लिया, तो उसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनके पास एनर्जी होगा, वो चाहेंगे पहले रिएक्ट करें, तो फिर क्या होगा, वो फिर फ़ौरन तेज़ी से रिएक्ट करना शुरू कर जाएंगे। ठीक है ना, तेज़ी से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि फिर रेट ऑफ रिएक्शन फिर तेज़ हो जाएगा, फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो स्लो हो रहा था फिर वो तेज़ हो जाएगा। तो क्या समझ में आ गया, जब भी कभी हम लोग कंसंट्रेशन को ऐड करेंगे रिएक्टेंट के साइड से, तो उससे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाता है। इसको रेट लॉ भी बोलते हैं, रेट लॉ बोलते हैं। रेट लॉ में क्या बोलेगा, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजेस। दिस इज नोन एज रेट लॉ। ठीक है ना, रेट लॉ। तो मैं लिख देता हूँ इसको, रेट लॉ को। पहले तो इस हेडिंग को पहले समझाते हैं। व्हेन द concentration of a solution of a reacting element are increases, the rate of reaction is increases. The rate of a reaction is increases. ठीक है ना, rate of reaction is increases. This is also known as this is also known as rate law. ठीक है ना, कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, इसको हम लोग रेट लॉ भी बोलते हैं। ये हमारा कंसंट्रेशन के हिसाब से रेट लॉ कहलाता है। जब भी कभी कोई रिएक्शन होता है तो जनरली जो लिखने का जो तरीका हमारा, वो हम लोग ऐसे लिखते हैं। मान लो एक एलिमेंट है ए, उसका कोफिशिएंट वो दे रखा कंसंट्रेशन ए, नंबर ऑफ मोल इन्वॉल्व ये बी है, गिव्स सी इस तरह से हमारा एक रिएक्शन को लिखते हैं। और जो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में याद है, रेट ऑफ रिएक्शन जो ना डायरेक्टली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी एंड प्रोडक्ट पे भी। ठीक है, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने जाते हैं हम लोग, क्या बताया कि ये जो कोफिशिएंट है ए बी, ये जो कोफिशिएंट है हमारा, ये इस तरह से जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के साइड से भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट के साइड से भी लिख सकते हैं। लेकिन रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया, ये 11th क्लास में था रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर इट्स कोफिशिएंट, रेज टू द पावर नॉट द कोफिशिएंट बट द कोफिशिएंट अभी बता रहा हूँ मैं। तो क्या बताया, ये मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर x एंड रेज टू द पावर b रेज टू द पावर b y। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया है।
रेट लॉ, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज, द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of concentration of reactants raised to the power x and y, where x and y may be equal to A and B or may not be। क्या मतलब समझ में आया रेट लॉ के अकॉर्डिंग, कि ये जो रेट लॉ के अकॉर्डिंग बताया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हम बढ़ा रहे हैं, जैसे ए भी है, जैसे यहाँ पे मान लो दो है, ए एंड बी दो तरह के एलिमेंट है, दो रिएक्टर के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम ए का भी कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, बी का भी कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, ए का नहीं बढ़ाएं बी का बढ़ाएं, या फिर दोनों ही बढ़ा दें। तो दोनों की वजह से जैसे इससे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और साथ ही इस पर रेज टू द पावर एक्स एंड वाई लगाते हैं। तो ये बताया क्या रेट लॉ के अकॉर्डिंग, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी रेज टू द पावर एक्स वाई, वेयर एक्स वाई मे बी इक्वल टू ए बी और मे नॉट बी इक्वल टू। ये ज़रूरी नहीं कि एक्स वाई जो पावर लगाया गया है वो ए बी के बराबर हो, बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग बताया कि जब भी कभी कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा चेंजेस। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, ये अगर प्रोपोर्शनलिटी है दे रखा है तो प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर वाई, ऐसे हम लोग लिखा दिया। लेकिन अगर रिएक्टेंट के साथ से अगर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से दिखाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग माइनस डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर वाई। ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज होता है तो कितना चेंज इन कंसंट्रेशन हुआ है तो चेंज इन टाइम में, मगर ये डी लिया है वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये डिफरेंशियल है, ये डिफरेंशिएट करते हैं ना डी से, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इस इक्वेशन को बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज also known as differential equation of rate of reaction। रेट ऑफ रिएक्शन, इधर से मैं मिटा रहा हूं इसको, आगे चले। अब ये बताया क्या कि ये जो एक्स वाई है इसका जो वैल्यू है ये हमने बताया कि ए एंड बी के बराबर मे बी में नॉट बी, इक्वल हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन एक्स वाई का अगर वैल्यू निकालना चाहे तो फिर कैसे निकालेंगे। ये थ्योरी से नहीं निकल सकता, ये एक्सपेरिमेंट करके ही निकल सकता है। ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी जाके इसका रियल वैल्यू पता चलेगा एक्स एंड वाई का।
और अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो एक रिएक्शन दे रखा है, एक रिएक्शन को जो एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है यहाँ पे, वो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग और उस रिएक्शन को लिखते हैं और उसके एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं कि एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगला मैं एक टेबल लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे और उस टेबल के हेल्प से फिर सारी बातें हम बताएंगे। ठीक है ना, कितनी बात सुन में करिए। क्या बताया था कि अभी जो हमारा ये जो एक रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पे, तो ये एक रिएक्शन दे रखा हमारा कि, और ये रिएक्टेंट के साइड से अगर लिखते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ NO रेज टू द पावर x और O2 रेज टू द पावर y। ठीक है, यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखा है NO ट्वाइस O2, जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें NO2 एक गैस बनता है, ट्वाइस मॉलिक्यूल होता है, बैलेंस करके ये रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है रिएक्ट करके प्रोडक्ट उधर बना रहा है। अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से हम लिखें तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से K कंसंट्रेशन ऑफ, रिएक्टेंट साइड से लिख रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ NO रेज टू द पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ O2 रेज टू द पावर y, इस तरह से लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू पता करना है। बताया था कि एक्स एंड वाई का वैल्यू जरूर नहीं कि जो कोफिशिएंट पे होगा वही हो, वो भी होता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं होता है, और वो भी होता है, अलग भी होता है। कितनी बात समझ में। अब इसका जो है ना एक एक्सपेरिमेंट किया गया है और इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है कि पहला एक्सपेरिमेंट में लिया गया है कि NO का जो कंसंट्रेशन लिया गया 0.3 मोल पर लीटर लिया गया है NO का। ऐसी O2 का भी कंसंट्रेशन लिया 0.30 लिया, इनको रिएक्ट कराया गया, प्रोडक्ट आया, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया गया उससे कि जितना कंसंट्रेशन हमने इसका NO का लिया था और कितना जितना कंसंट्रेशन O2 का लिया था, फिर उसके बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन आया है उसे कैलकुलेट किया गया है और रेट ऑफ रिएक्शन आया हमारे पास 0.094। ये हमारा इनिशियल स्टेज में हो गया एक रिएक्शन करके। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन जब करते हैं, इस ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने NO का कंसंट्रेशन डबल कर दिया। 0.30 था, अब हमने 60 को 0.60 कर दिया, डबल कर दिया कंसंट्रेशन, मगर ये कंसंट्रेशन उतना ही रखा ऑक्सीजन का। ठीक है, अब इसको जब डबल किया और रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पे कैलकुलेट किया गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आता है हमारे पास वो आता है 0.384। ठीक है, अब ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, कितना बढ़ गया, अगर हम लोग इसको यानी इस वाले रेट ऑफ रिएक्शन को इससे डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स है। देखिए अगर हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे 0.384 को 0.096 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल तो ये ख़त्म हो जाएगा ये। ठीक है, और इसको 4 से मल्टी 4 6 24, 2 4 9 36 और 2 38, यानी ये 4 टाइम्स कट गया है। यानी इसका जब कंसंट्रेशन डबल किया है तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, ओ 4 टाइम्स हो गया रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स, यानी इसका कंसंट्रेशन हम लोगों ने डबल किया है तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन हुआ है 4 टाइम्स बढ़ गया है। यानी 4 टाइम्स का मतलब जैसे ये ट्वाइस किया और इस पे स्क्वायर कर दिया तो 4 हो जाएगा। ये कितनी बात में, कंसंट्रेशन को डबल किया तो उसका स्क्वायर करेंगे तभी तो 4 आएगा, ये 4 फैक्टर से बढ़ गया है, 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया है। इसका मतलब कंसंट्रेशन को डबल करने के बाद जो फैक्टर कितना 4 टाइम्स का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा है, यानी ये जो वैल्यू होगा x का वैल्यू होगा वो 2 होगा, द एक्सपोनेंट विल बी 2, तभी तो डबल करने के बाद स्क्वायर करने के बाद 4 आएगा वो, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा इसके हिसाब से 2, यानी यहाँ पे x का वैल्यू 2 आएगा। आगे देखते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट, तीसरा एक्सपेरिमेंट। तीसरे में क्या किया कि इसका कंसंट्रेशन NO का तो वही रख लिया जितना और इनिशियल था 0.30, और इसका ऑक्सीजन O2 का कंसंट्रेशन डबल कर दिया गया। जब इसका कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 0.192। ठीक है, तो कितना बढ़ के हो गया 2 टाइम्स बढ़ गया। इसका डबल करेंगे, इसका डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए
192 को 0.096 से करेगा तो डेसिमल हटाएंगे तो ये 2 टाइम्स बढ़ गया। यानी जब इसको हम लोगों ने डबल किया है, ऑक्सीजन के मालिक्यूल को डबल किया है, ये डबल किया है, तो इस पे पावर कितने का लाएं कि डबल आए? 1 का पावर। जब कंसंट्रेशन को डबल किया तो इसके पावर कितना रखेंगे? 2 आ जाए, तो 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा हमारा। क्या समझ में आया कि ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन डबल किया गया है तो वो पावर ऑफ 1 के रिस्पेक्ट में उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा है, ठीक है ना। ये डबल हुआ है तो उस पर पावर 1 लेंगे तो जाके डबल रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। कितनी बात समझ में? तो यहाँ पे इसके अगर इसका कंसंट्रेशन चेंज किया, डबल किया है, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? 1, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट से निकाल ले हम लोग। अगर इन दोनों को डबल करेंगे, ये भी देखिए 0.30 से बढ़ा के 0.60 कर दिया, और ये 0.30 से बढ़ाकर 0.60 का, इसको भी डबल किया, तो जाहिर है इस पे 2 पावर और इस पे 1 पावर मिलके इसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएंगे। तो कितना हो गया देखिए, इसको डिवाइड करेंगे इससे, 8 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, क्योंकि इसको भी डबल किया तो ये 4 हो जाएगा, और इसका डबल किया तो उस पर भी, तो 4 2 = 8। ये 2 टाइम्स किया तो इस पर डबल का पावर आएगा, इस पर 2 पे 1 का पावर आएगा, ठीक है ना। तो 2 का पावर 4 आ जाएगा, और ये 2 पे 1, यानी 8 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। फिर से समझाऊं? यानी कि क्या बताया कि x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो कंसंट्रेशन डबल, उसके पावर 2 यानी 4 हो गया। y का अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो O का वैल्यू डबल हो गया, मगर पावर 1 है तो 2 ही वैल्यू आ जाएगा, 4 2 = 8, यानी इनिशियल के रिस्पेक्ट में 8 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। जो 0.3030 लिया गया है उसके रिस्पेक्ट में जब डबल किया गया तो 8 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया है। कितनी बात में? तो ये जो x एंड y का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये एक्सपेरिमेंट से निकलेगा, ये थ्योरी से नहीं निकलेगा। अब अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो कोफिशिएंट से भी मैच कर जा रहा है। देखो ये Na2 से पहले 2 कोफिशिएंट है ना, ठीक है ना, तो ये वहाँ पे 2 दिखा रहा है, x का वैल्यू 2 आ रहा है, यानी a के बराबर हो गया, ठीक है। और वहाँ पे जो y दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है, तो ये कोफिशिएंट से मैच कर जा रहा है ये। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा मैच करता है, वो अलग अलग रिएक्शन है, उसमें अलग अलग उसके वैल्यूज़ आते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करके निकालना पड़ता है। एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं हम लोग? ऐसे ही करते हैं, जो रिएक्टेंट है उसका एक, दोनों का कंसंट्रेशन सेम ले लेते हैं, रिएक्शन को देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन से उसका वो निकाल लेते हैं कितना रेट ऑफ रिएक्शन होगा। एक का कंसंट्रेशन रोकेंगे, दूसरे का डबल करेंगे, फिर दूसरे का रोकेंगे, पहले का डबल करेंगे, और उस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को ऑब्जर्व करके लिखते जाएंगे। फिर कंपेयर करने के बाद पता चलेगा कितना टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, और उसी से x एंड y का वैल्यू निकल के आता है, और वो x y वैल्यू को वो बोलते हैं कि ये कोफिशिएंट के बराबर है या नहीं है। मे बी बराबर भी होता है, नहीं भी होता है, इस केस में ये कोफिशिएंट से बराबर हो जाता है। कितनी बात सुन में? तो ये बताया क्या कि जब भी कभी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर एक्स वाई, वेर एक्स वाई मे बी मे नॉट बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशंस, ठीक है। तो मे नॉट बी बराबर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन हम लोग ये बोल नहीं सकते हमेशा हमेशा ही बराबर होगा, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, और ये एक एक्सपेरिमेंट हमने करके दिखाया। कितनी बात समझ में? ये आगे और भी रिएक्शन दे रखे हैं, और उसमें दिखाया है कि उसमें एक्स वाई का क्या वैल्यू आया है, वो मैं लिखता हूँ, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अगर हम इनको रिएक्शन को इस तरह से लिखना चाहें रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन एज KNO रेज टू द पावर 2 O2 रेज टू द पावर 1, ये हो जाएगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि कंपेयर करने के बाद x का वैल्यू हमें 2 मिला है, और y का वैल्यू जो है 1 मिला है। अगर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के रेस्पेक्ट में लिखना चाहें, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन के रेस्पेक्ट में लिखना चाहिए, मैं मिटा के लिखता हूँ यहाँ पे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से क्या दे रखा हमारा, d - d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन dt, ठीक है ना, इज इक्वल टू KNO रेज टू द पावर 2 O2 रेज टू द पावर 1, ये इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ एग्जाम्पल और भी दे रखे हैं, कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं जिनका एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू निकाला गया है, और वो मैं लिख दे रहा हूँ जो दे रखा है वो। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल और भी हमने लिख दिया यहाँ पे। ये देखिए CHCl3 जो है इसको रिएक्ट करते क्लोरीन के साथ तो CCl4 + HCl बनता है। जब ये रिएक्शन कराते हैं, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करके कंसंट्रेशन को चेंज करके उसको निकाला गया है। और ये जो रेट लिखा गया K CaCl1 और Cl2 हाफ पावर। क्या मतलब समझ में आया है कि ये अगर डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, ठीक है ना, मगर इसको डबल करते हैं तो ये आधा हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो 1 है कोफिशिएंट इसका, वहाँ पावर लेकिन आधा है, यहाँ पे 1 है, वो तो ठीक 1 दिख रहा है, लेकिन क्लोरीन के पास जो है ना कोफिशिएंट 1 है, मगर क्लोरीन पे पावर 1 का है। ठीक है ना, तो कोफिशिएंट देख के नहीं बता सकते कि वो ऊपर जो पावर XY है उसका वैल्यू वो उसी के बराबर होगा। ये तो हम लोगों ने एक के बताया। ये जैसे इसी तरह से दूसरा दे रखा हमारा CH3COOC2H5, ठीक है ना, इसी तो इसको रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ, इसमें वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये कंपाउंड बन के आता है CH3COH + C2H5OH। ये अल्कोहल ग्रुप है, ये एसिड ग्रुप है, ये ईस्टर ग्रुप है, ठीक है ना, ये ईस्टर ग्रुप है, ये वाटर है। ईस्टर में वाटर को ऐड करते हैं तो ये एसिड बन जाता है, ये अल्कोहल बन जाता है। अब इनका एक्सपेरिमेंट करके जब रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो ये तरह का CH3COOC2H5 यानी इसका अगर कंसंट्रेशन यानी ईस्टर का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, जितना बढ़ाएंगे उतना ही उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, यानी 1 पावर आया। और लेकिन वाटर पे 0 का पावर है। क्या मतलब हुआ कि वाटर का कंसंट्रेशन चाहे कम करो या ज़्यादा करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता रेट ऑफ रिएक्शन पे। कितनी बात सुनी? तो ये जो है ऐसे तो देख के लग रहा है कि यहाँ वाटर का इन्वॉल्वमेंट है, वाटर रिएक्शन पे इम्पैक्ट करता होगा, वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे घटाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे उसका इफेक्ट पड़ता होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है कि वाटर का कोई रोल नहीं है। वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ाओ या घटाओ, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी उसका इफेक्ट नहीं होता। तो क्या बताया गया कि जब भी कभी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बताएंगे तो उसका जो पावर है, जो रेट ऑफ रिएक्शन का जो XY जो पावर होता है, वो ज़रूरी नहीं कि कोफिशिएंट के बराबर ही हो। एग्जैक्टली जो रेट ऑफ रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन दे रखा है उस बैलेंस इक्वेशन के कोफिशिएंट के बराबर हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो एक्सपेरिमेंट करके ही निकाला जाता है। कितनी बात सुन में? तो ये दे रखा है कि जब भी कभी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं और उसका जो पावर होता है वो पावर बैलेंस्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट के बराबर ज़रूरी नहीं कि हमेशा हो, ठीक है। और वो वैल्यू हम लोग XY का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। कितना समझ में आया? आगे चलेंगे, इसके बाद यहीं पर रहने देते हैं आज।